आज कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आर्टिकल 4 को अच्छी तरह समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं ओरिजिनल आर्टिकल को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज इट इज़ दे रखा है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। पहला क्लॉज, any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in Parliament and in the legislature or legislatures of state or states affected by such law as Parliament may deem necessary। इसका मतलब आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड जब कोई लॉ बनाया जाएगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि उस लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इफेक्ट में लाया जा सके। और उसके बाद उससे होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन पर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बदलने के कारण उसमें होने वाले चेंजेस को भी इस लॉ में इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए। Clause 2. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of Article 368। इसका मतलब आर्टिकल 2 और 3 के संदर्भ में जो लॉ बनाया जाएगा उसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल 368 को यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए। दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले आर्टिकल 368 को हल्का सा जानते हैं। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, लेकिन ये अमेंडमेंट इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब आर्टिकल 4, इसमें साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सके, लेकिन उसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 तक ही होगी। इसका मतलब पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 2 और 3 के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकती है और उसके लिए पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उस बिल को पास करवाने के लिए। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि आर्टिकल 4 में इतनी सारी पावर पार्लियामेंट को क्यों दी गई है, तो देखते हैं। आफ्टर 1947 357 princely states had choice to join either India और पाकिस्तान, यानी 357 जो प्रिंसली स्टेट्स थे 1947 के बाद उनके पास ये चॉइस थी कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया को आकर ज्वाइन करे। तो इसके लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो इजीली फॉरेन टेरिटरीज़ को एक्वायर कर सके, यानी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड कर सके। तो इसके लिए उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 4 को बनाया। मैं फिर एक और बार आपका ध्यान सीडिंग पे दिलाना चाहूँगा। ध्यान रहे कि सीडिंग यानी दूसरी कंट्री को कोई टेरिटरी देनी है तो आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन टेरिटरी एक्विजिशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन के केस में बिना आर्टिकल 368 का यूज़ किए फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। बस यही चीज़ इसमें ध्यान रखने की है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी नई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। और